हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अब आप सोच रहे होंगे नाइट के 10 बजे मैम गुड इवनिंग। हाँ, जब तक आप लोग पढ़ाई करते हो तब तक गुड इवनिंग ही होती है। सोते आप जब हो, चाहे 12 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, या कोई लेट नाइट तक पढ़ता है तो 2 बजे सो रहे हो, उसके बाद गुड नाइट होती है। ठीक है, उससे पहले आप जितनी देर भी स्टडी करते हो उस टाइम तक गुड इवनिंग ही रहती है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखने को मिला है। ठीक है, अब सुनो। मैं ये जो सीरीज़ है वो रीट के लिए जो मेन पेपर है, रीट चाहे लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ राजस्थान जी की अब एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। उसके अलावा ये सेकंड ग्रेड के लिए तो है ही है क्योंकि सेकंड ग्रेड में राजस्थान जी के बहुत भर भर के पूछी जाती है। और लेब असिस्टेंट के लिए तो है ये। अगर लेब असिस्टेंट वालों को लग रहा है ना कि हमारा पढ़ाई वाले मतलब रीट और सेकंड ग्रेड के साथ में क्या मतलब है ना, तो एक चीज़ इस देखना, अपना सिलेबस उठाना राजस्थान जीके का और देखना सेकंड ही नंबर पे पॉइंट लिखा हुआ है इतिहास के प्रमुख स्रोत, है ना। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट पे या सेकंड पे। तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों के लिए भी ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी रीट सेकंड ग्रेड वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी फालतू नहीं करवाया जा रहा है इस चैनल पे, तो आराम से पढ़िए, मस्त रहिए और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो जिसको भी राजस्थान जी के पढ़ना बेकार लगता है और आप खुद ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर आपने PYQs देखे हैं तो। बाकी मैंने इसी चैनल पे RSM-SSB बोर्ड द्वारा पूछे गए पूरे 30 पेपर करवा दिए हैं, बाकी आगे और करवा दूंगी। ये 75 पेपर आएंगे। एक पेपर में कम से कम 40 या 50 जीके के सवाल है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और जीके के क्वेश्चन आपको पता है रिपीट होते हैं। तो किसी को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पे थ्योरी क्लासेस के अंदर वन लाइनर जैसे सवाल मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, क्या करवाती हूँ, वन लाइनर थ्योरी पढ़ाती हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो बताती हूँ और ये भी कि कैसे सवाल बन सकते हैं। और सेकेंड चीज़ मैं आपको, और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे जो टॉपिक करवाती हूँ उसी टॉपिक के MCQs भी करवाती हूँ 50-50 करके, कम से कम 100, 200, 300 तक। आप कहोगे, मैं सोच रही हूँ 300 करवाऊँगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि 300 तो बहुत ज़्यादा हो गए, है ना, कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। तो अगर आप कहोगे कि मैम हर एक टॉपिक के 100 MCQs ही बहुत है तो मैं 100 करवा दूँगी। आप कहोगे 150 तो 150 करवा दूँगी। ये जीके की बात हो रही है और ये सभी के लिए हेल्पफुल है जो भी जीके की तैयारी करना चाहता है। ठीक है, तो आप उनको शेयर कर सकते हो जिनको भी जीके पढ़ना है, जिनको भी बोरिंग लगता है, क्योंकि मोस्टली इस अपने चैनल से साइंस वाले जुड़े हुए हैं, राइट, क्योंकि अपना आर्ट्स से तो देखो सीधी सी बात है कोई लेना देना नहीं है, बट कोई आर्ट्स वाला भी है जिसको जीके पढ़नी है तो आप उसको भी भेज सकते हो क्योंकि जीके चाहे साइंस वाले हो चाहे आर्ट्स वाले हो सबके लिए सेम है। तो कहने का मतलब ये था, जो साइंस वाले हैं वो थोड़ा जीके से दूर दूर ही भागते हैं, उनको जीके थोड़ी कम ही समझ में आती है। और ये सच बात भी है क्योंकि उनको लगता है कि यार इतनी सारी थ्योरी ये वो, उनको केमिस्ट्री की रिएक्शंस, फिजिक्स की कैलकुलेशन, फिजिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, बायो के थ्योरी, है ना, बायो के जो भी प्लांट्स वगैरह के नाम हो गए, साइंटिस्ट के नाम हो गए, ये सब रटते रटते इतना रट चुके होते हैं कि उनको अब जीके बहुत हवा में लगने लगती है। तो आप ही के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है, काफ़ी हेल्पफुल है, प्लीज़ देखो। और इस पे अच्छा रेस्पॉन्स आया तो मैं राजस्थान का इतिहास के बाद में आपको राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर भी इसी फॉर्मेट में करवा दूंगी। टेंशन ना लो, एग्जाम से बहुत पहले हो चुका होगा ये सब, और बाकी उनके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। और दूसरी बात ये, अगर आपको लगता है आपकी राजस्थान जी की बहुत अच्छी है तो कोई बात नहीं, आप लोग MCQs देख लिया करना। MCQ सेशन भी आते हैं, अभी 50 क्वेश्चंस एक टॉपिक के आ रखे हैं, है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे MCQs देख के लग रहा है कि मुझे थोड़ा और पढ़ना चाहिए, तो आप राजस्थान जीके की ये जो क्लास ले रही हूँ मैं अभी, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, जो वन लाइनर जैसी है। तो कहने का मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इनका बहुत अच्छे से न्यूट्रलाइज कर सकते हो अपनी तैयारी में, आपकी तैयारी और सॉलिड हो जाएगी। देखो, इंट्रो देना पड़ता है क्योंकि अपने चैनल से हर दिन नए बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है, तो उनको नहीं पता होता इस चैनल पे कितना कुछ चल रहा है, तो ये सब बताना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और मैं डेली इतना सब डिटेल में नहीं बताती, बट अभी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कल ही आई है तो ये सब बताना ज़रूरी था। तो आज की क्लास लेते हैं अपन, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने अभिलेख पढ़ा रही हूँ मैं आपको, जो राजस्थान का इतिहास है उसमें प्रमुख स्रोत पूछते हैं ना, उसी के अंदर ये अभिलेख सिक्के वगैरह आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मैंने आपको ये पहले भी करवाया है, मतलब पहले नहीं ये नहीं, सिक्के करवा रखे हैं। अगर किसी को देखना है जल्दी है, मैं तो फटाफट देखूँगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाना, सिखवाल बुक राजस्थान जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर
आपको ये मतलब राजस्थान के सिक्के वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, आप देख सकते हो। अदरवाइज़ थोड़ा वेट करो, 2-3 दिन में तो अपन उस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। तो कल की वीडियो में कम से कम हमने 10 एक शिलालेख तो पढ़े थे। ये मानमौरी के शिलालेख के बारे में पढ़ रहे हैं। ये शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लो आपको मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ, और आपको अगर थोड़ा सा भी लगे ना कि हाँ ऐसे हमें जल्दी याद होगा या हमारी हेल्प होगी, हमें इम्पोर्टेंट पता चलेगा, तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। मानमौरी का लेख, तो ये 713 ईस्वी के अंदर मानमौरी का लेख लिखा गया था। ये लेख चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट पर एक स्तंभ पर लिखा हुआ कर्नल जेम्स टोड को मिला था। इस शिलालेख को इंग्लैंड से ले जाते समय जेम्स टोड ने भारी होने के कारण समुद्र में फेंक दिया। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मानमौरी का जो लेख है वो कहाँ मिला है, तो ध्यान रखना चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील में मिला है। मानमौरी में मान आ रहा है, मानसरोवर में भी मान आ रहा है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि मानमौरी का लेख आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मानसरोवर झील चित्तौड़ से। कब प्राप्त हुआ है, तो 713 ईस्वी में। ये दोनों सवाल ही मिले मतलब पूछे गए हैं। बाकी ऐसे पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय कौन से अभिलेख को मतलब समुद्र में गिराकर चले गए थे, तो वो था मानमौरी का लेख। अब आप कहोगे इसको तो समुद्र में गिरा दिया तो फिर लिखा कैसे, राइट। केवल इस लेख का अनुवाद जेम्स टोड के पास बचा रहा, जिसको अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रकाशित किया। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर किस अभिलेख के बारे में लिखा है, तो ध्यान रखना मानमौरी के अभिलेख के बारे में लिखा है। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानमौरी अभिलेख के बारे में कौन सी बुक से पता चलता है, तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो आपको पता चल रहा होगा मतलब कितने तरह से आपको एक सवाल पूछा जा सकता है। इसके अंत में 4 राजाओं का वर्णन मिलता है तथा महेश्वर, भीम, भोज और मान। इस प्रशस्ति का लेखक नागभट्ट का पुत्र पुष्य था। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो मानमौरी प्रशस्ति है उसका लेखक कौन था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना पुष्य था, क्योंकि लेखक इंपॉर्टेंट है इसी वजह से बताया है। और उत्कीर्णक कौन था, उत्कीर्णक पूछे तो फिर शिवादित्य आंसर होगा। और ये जो शिवादित्य थे वो करुक के पौत्र थे, और जो पुष्य थे वो नागभट्ट का पुत्र था। आपसे कोई पुत्र पोता ये सब नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि मानमौरी प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना पुष्य थे। और उत्कीर्णन किसने किया था, मतलब किसने उसको छपवाया था या उत्कीर्ण किया था बेसिकली, तो याद रखना शिवादित्य ने। ठीक है, ध्यान से पढ़ना सवाल जीके में कि आपसे पूछा क्या गया है। सेकंड, कर्णस्वा का लेख। दूसरा हम कर्णस्वा का लेख, मोस्टली तो अगर किसी को जीके याद नहीं होती ना तो इनके बारे में ये याद रख लेना कौन सा अभिलेख किसने लिखा है या किसको मिला है और कहाँ मिला है और कौन सी ईस्वी में। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कर्णस्वा का लेख जो है वो कोटा के निकट कर्णस्वा गांव के शिवालय में लगा हुआ था। अब देखो कर्णस्वा में के है, कोटा में भी के है, आप के से के याद रख लो। 1-2 बार पढ़ोगे आपको चीज़ें याद रहने लग जाएगी। मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ हर वीडियो में, 1000 ट्रिक्स याद करने से बेटर है थोड़े कॉन्सेप्ट याद कर लो। बाकी सबकी अपनी अपनी होती है, किसी को ट्रिक्स से जल्दी याद होता है, किसी को ऐसे पढ़ के जल्दी याद होता है। तो मेरे को जैसा सही लगता है मैं आपको वैसे पढ़ाती हूँ। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगे तो आप क्लासेस रेगुलर ले सकते हो। तो कर्णस्वा का लेख जो है कोटा के निकट कर्णस्वा गांव के शिवालय में लगा हुआ। ये लेख कब मिला है, तो 795 ईस्वी में। इसमें धवल नामक राजा का नाम है जो मौर्यवंशी राजा था। इस उल्लेख के बाद अन्य किसी मौर्यवंशी राजाओं का राजस्थान में वर्णन नहीं मिलता। तो ऐसे जो अतरंगी सी बात होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे मतलब राजस्थान में ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसके अंदर सबसे लास्ट मौर्यवंशी का उल्लेख है ना, तो कर्णस्वा का लेख हो जाएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है अगर पेपर इजी आया तो कि कर्णस्वा का जो लेख है वो कहाँ मिला है, तो ध्यान रखना कर्णस्वा गांव कोटा में। कब लिखा गया था, ये तो 795 ईस्वी में। और इसके बारे में, इसमें किसके बारे में जिक्र है, तो याद रखना धवल राजा के बारे में जिक्र है। और ये धवल राजा क्या थे, तो याद रखना मौर्यवंशी थे। और मौर्यवंशी थे तो ये, और मौर्यवंशी शासकों में जो सबसे लास्ट में कौन थे, धवल राजा थे। और धवल राजा का जिक्र जो है वो इस लेख के अंदर मिलता है। ठीक है, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आप जीके के ये वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ इसको फास्ट मोड पे मत देखना। मैं खुद बोल देती हूँ अगर कोई वीडियोस ऐसे ही हो तो कि इसको फास्ट करके देख लेना, पर जीके आप फास्ट करके देखोगे ना आपको लगेगा मैंने आज की क्लास ले ली, बट सीरियसली आपके माइंड में कुछ भी रिटेन नहीं रहेगा।
बुच कला शिलालेख, ठीक है। तो बुच कला शिलालेख 815 ईस्वी के अंदर लिखा गया। इस लेख की जो खोज है वो ब्रह्मा भट्ट नानूराम ने बिलाड़ा जिला जोधपुर के निकट बुच कला के पार्वती के मंदिर वाले सभा मंडप से की थी। इस लेख में 20 पंक्तियां। ये लेख बस राज के पुत्र नाग भट्ट प्रतिहार के समय का है। आप तो सिर्फ इतना ध्यान रख लो, जो बुच कला का शिलालेख है वो 1815 ईस्वी में लिखा गया और इसकी जो खोज है वो ब्रह्मा भट्ट नानूराम ने की थी। कहाँ की थी? तो बिलाड़ा जोधपुर के पास में बुचकला की पहाड़ियों में। अब पूरा घुमा फिरा के इतना नहीं, आप इतना याद रख लो बुचकला शिलालेख की खोज कहाँ पे हुई थी, ध्यान रख लो बिलाड़ा जिला जोधपुर, ठीक है। इससे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शंस भी तो मिलेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। ऑप्शंस क्यों होते हैं? आप सोचते हो पेपर को टफ बनाने के लिए या गलती करवाने के लिए? ना, ऐसा सोचा करो कि ऑप्शंस मिलते हैं आपकी हेल्प के लिए। ऑप्शंस के साथ भी आपको एक अच्छे से पेश आना है। आप किसी के साथ भी बहुत सॉफ्टली बात करते हो तो क्या मिलता है बदले में? अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है ना। तो आप ऑप्शंस को बहुत अच्छे से प्यार भरी निगाहों से निहारा कीजिए। ऑप्शंस भी खुद बोलेंगे अरे मैं तो गलत हूँ, दूसरे को टिक कर ले, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत हो जाना, पर कि पता चला क्वेश्चन देख ही नहीं रहे, अब बस ऑप्शंस को ही नहीं आना है। मैम ने बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, बुचकला शिलालेख जो है वो बिलाड़ा जिला जोधपुर में मिला है, ऐसे याद रख लो आप। तो इस लेख, अब बाकी ये याद रख सकते हो कि ये लेख कब का है, तो बस नाग भट्ट प्रतिहार के टाइम का है, ठीक है। अब मंडोर का शिलालेख भी जोधपुर में मिला है। ये लेख मूलतः मंडोर के किसी विष्णु मंदिर में लगा था। यह लेख मंडोर के प्रतिहारों की वंश परंपरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेख को तथा दूसरे घटियाला के लेखों को पढ़ने से प्रतिहारों के संबंध में कई नई जानकारी हमें प्राप्त होती है। प्रशस्ति बाउक ने खुदवाई थी। तो आप इतना ध्यान रख सकते हो कि मंडोर का जो शिलालेख है ये प्रशस्ति किसने खुदवाई थी? तो बाउक ने खुदवाई थी। और मंडोर कहाँ पे आई थी? मंडोर जोधपुर में ही है, ठीक है। तो मंडोर जोधपुर में ही मिला है। दूसरी चीज़ ये कि आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है अगर थोड़ा सा घुमा के इंटरेस्टेड। देखो, मैं सीधी सी एक बात बोलती हूँ, राजस्थान जी के एक ही बार पढ़ो, एक ही बार नोट्स बनाओ, फिर उसके रिविजन होने चाहिए, उसके सिर्फ क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में राजस्थान जी के आती है। ओनली क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे होता है, राजस्थान जी के कभी भी नहीं बदलती, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से बहुत अच्छा सवाल बन रहा है, बट ये आपके पेपर में इस लेवल के सवाल कम ही देखने को मिलते हैं। पर हाँ, सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में तो बहुत टफ लेवल का भी आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन कौन से अभिलेख है जहाँ से प्रतिहारों के संबंध, मतलब प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, घटियाला के अभिलेख से और मंडोर के अभिलेख से, ठीक है। घटियाला के शिलालेख, अब हमने मंडोर का लेख देखा, उसके बाद में हम घटियाला के लेख देखने वाले हैं। ये लेख 4 लेखों के समुदाय में घटियाला जोधपुर से 20 मील उत्तर पश्चिम स्थित एक स्तंभ के 2 पार्श्वों पर उत्कीर्ण। ऐसे ध्यान रख लो, मंडोर है वो भी जोधपुर में है और जो घटियाला है वो भी जोधपुर में है। ये स्तंभ एक जैन मंदिर के हैं जिसे माता की साल कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो घटियाला का शिलालेख है ना, वो कौन से स्तंभ पर मिला है? तो वो उस स्तंभ पर मिला है जो स्तंभ किसका है? जैन मंदिर का है। और इसको क्या बोलते हैं? माता की साल कहते हैं। मैंने ये सवाल देखा है, आपको MCQs करवा रही हूँ ना उसमें, कि माता की साल किसे कहते हो? ध्यान रखना, माता की साल बोला गया है जैन मंदिर के उस स्तंभ को जिस पर घटियाला का शिलालेख मिला है, ठीक है। इन लेखों में कक्कुक प्रतिहार को और घटियाला के अभिलेख के अंदर कौन से प्रतिहार शासक के बारे में आपको जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखना, कक्कुक। मैंने RSMSS के जो सवाल करवाए हैं PYQs, उसमें मैंने देखा है ये सवाल आया हुआ है कक्कुक प्रतिहार से रिलेटेड, ठीक है। इसीलिए आपको बता रही हूँ, ये कक्कुक नाम ऐसा है बट इससे सवाल पूछा जाता है। को न्यायप्रिय, जनहित संपादन करता, दुष्टों को दंड देने वाला, दीनों का रक्षक, वीर तथा साहसी शासक व्यक्त किया गया है। एक लेख के चतुर श्लोक से विदित होता है कि कक्कुक ने 2 स्तंभों की स्थापना की थी, जिनमें एक घटियाला में और दूसरा मंडोर में है। दूसरे शिलालेख में ये बड़ी महत्व की ऐतिहासिक बात दी गई है, वह यह है कि रोइंस कूप घटियाला अबीरों के उपद्रव के कारण अच्छे नागरिकों के लिए रहने योग्य स्थान नहीं था, जिसे उसने बैरक बनाकर आबाद किया। तो आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो कक्कुक थे ना, इन्होंने ही 2 और स्तंभों की स्थापना की है, मतलब जिनमें एक घटियाला का और दूसरा मंडोर का है। तो मंडोर वाला और घटियाला कक्कुक से संबंधित है। आप तो ऐसे याद रख लो, आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस है ना आपकी हेल्प करने के लिए, अभी तो समझाया था। और ये सब चीज़ें तो इसके बारे में लिखी हुई है कि वहाँ पे पंगे करते थे कौन? आभीरों के उपद्रव होते थे। आभीर एक जाति का नाम है, वो वहाँ पे उपद्रव करते थे। तो वहाँ पे जो अच्छे नागरिक है वो नहीं रह पाते थे, ठीक है। तो इसी वजह से
मतलब जिससे उसने भय-रहित बनाकर आबाद कर दिया, जब वहाँ पे हँसी-खुशी अच्छे नागरिक भी रहने लगे। घटियाला के 2 लेख जोधपुर से 20 मील उत्तर में घटियाला गाँव है, जहाँ 2 लेख उपलब्ध हुए। इन शिलालेखों से पता चलता है कि हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण, आगे देखते हैं, जिसको रोयल लादी भी कहते हैं, वेद तथा शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता था। उसके 2 स्त्रियां भी, एक ब्राह्मण वंश से तथा दूसरी क्षत्रिय कुल से थी। ब्राह्मणी के पुत्र ब्राह्मण प्रतिहार और क्षत्रिय रानी मदपान करने वाले क्षत्रिय कहलाए। उपर्युक्त शिलालेख के मंडोर के प्रतिहारों की नाम वाली तथा उनकी उपलब्धियों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस वंश का प्रमुख शासक हरिश्चंद्र हुआ। उसके 4 पुत्र भोगभट, कक्क, रज्जिल और दय ने मिलकर मंडोर दुर्ग का ऊंचा प्रकार बनवाया। ठीक है। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट याद करने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी थी, वो घटियाला में और मंडोर में। इसके अलावा आप इनको ध्यान नहीं भी रखोगे तो भी कोई ना, बट एक बार के लिए अगर 2 मिनट निकाल के देख भी लिया तो क्या जाता है, बट हाँ, इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस यही फ़ायदा है कि मैं आपको इस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही बताती हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड। सारनेश्वर या सारनाथ प्रशस्ति, तो याद रखना ये 953 ईस्वी के अंदर लिखी गई है। यह उदयपुर के शमशान में स्थित सारनेश्वर महादेव के मंदिर में स्थित है। अब देखो कितनी गजब बात है ना, कि सारनेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? शमशान में। शमशान घाट में कोई मंदिर आपने देखा है? मैंने तो अभी तक अपनी लाइफ में तो नहीं देखा, बट हाँ ये है। तो सारनेश्वर सारनाथ प्रशस्ति जो है 953 ईस्वी में मिली है। ये काम आप तो इतना ध्यान रख लो, सारनेश्वर प्रशस्ति जो है वो सारनेश्वर महादेव के मंदिर में उदयपुर में मिली है। ठीक है। स्थित सभा मंडप में मिली थी। यह प्रारंभ में आहड़ गांव में स्थित वराह मंदिर में लगी थी। अब आपसे पूछे प्रारंभ में सारनेश्वर मंदिर मतलब सारनेश्वर प्रशस्ति कहाँ मिली थी, तो ध्यान रखना आहड़ गांव में स्थित वराह मंदिर में। इसमें हमें बट है ना इतना डिटेल में कोई जाता नहीं है, तो आप इतना ऊपर ऊपर का ध्यान भी रखोगे तो भी चलेगा कि सारनेश्वर सारनाथ प्रशस्ति जो सारनेश्वर महादेव के मंदिर में 953 ईस्वी में उदयपुर में मिली है। ये प्रारंभ में आहड़ गांव में स्थित वराह मंदिर में लगी थी। इसमें हमें गुइल वंशीय राजा अल्लट, उसकी माता महालक्ष्मी व उसके पुत्र नरवाहन के बारे में जानकारी मिलती है। देखो अल्लट राजा से सवाल बनते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है राजा अल्लट के बारे में कहाँ से, कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखना सारनेश्वर सारनाथ प्रशस्ति जो कि उदयपुर में है। ओसिया का शिलालेख, ओसिया का लेख, यह लेख 22 संस्कृत पदों में है जिसके जगह जगह अक्षर खंडित हो गए हैं। इसमें मानसिंह भूमि का स्वामी और वत्सराज की रिपुओं का दमन करने वाला कहा गया है, जिसे सूत्रधार पदाजा द्वारा उत्कीर्ण किया गया उल्लिखित है। तो आप तो इतना ध्यान रख लो, जो ओसिया का लेख है वो 956 ईस्वी में लिखा गया है और इस लेख के अंदर 22 संस्कृत पद है। ठीक है, कितने हैं? 22 संस्कृत पद है बस। चित्तौड़ का लेख, यह लेख प्रारंभ में चित्तौड़ में प्राप्त हुआ था परंतु अभी ये वहाँ उपलब्ध नहीं है। भाग्यवंश, इसकी एक प्रतिलिपि अहमदाबाद में भारतीय मंदिर में संग्रहित है। स्तुति भाग के अनंतर इसमें भोज और उसके उत्तराधिकारियों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। चित्तौड़ का लेख चित्तौड़ में मिला था। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है ना। इसके अलावा नाथ प्रशस्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देती हूँ, शुरुआत में ही बता देती हूँ ताकि आपका देखो जैसे मैं बोलती हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपका मतलब ऐसा दिमाग होता है अरे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें ज़रूरी है। देखो एकलिंग जी, नाथ प्रशस्ति एकलिंग जी जो है वो 971 ईस्वी में मिली है। आपसे पूछा जा सकता है कब, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एकलिंग जी के मंदिर से मिली, कुछ ऊंचे स्थान पर लकुलिस के मंदिर में लगा हुआ शिलालेख है। अब देखो अगर ऑप्शन में बोल दे कि नाथ प्रशस्ति जो प्रशस्ति एकलिंग जी कहाँ मतलब कौन से मंदिर में मिली है और आपके एग्जाम्पल में दोनों हो, एक लिंग जी का मंदिर और लकुलिस मंदिर, तो आप कौन सा टिक करोगे? लकुलिस मंदिर। ओके। अब देखो जैसे एकलिंग जी का है, एकलिंग जी है तो सबको याद है एकलिंग जी का मंदिर है, तो जल्दबाजी में एकलिंग जी पर टिक हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरी लाइन पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है। जिसे नाथ प्रशस्ति भी कहते हैं। ये नरवाहन के समय का एक महत्वपूर्ण लेख है। कौन से टाइम का? नरवाहन का। ये प्रशस्ति मेवाड़ की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास के लिए बड़े काम किया। आप इतना सा ध्यान रख लो बस कि मेवाड़ से रिलेटेड है ये वाली एकलिंग जी वाला लेख। ठीक है, आप इतना ध्यान रख लो, आपको याद रख जाएगा, याद ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि नाथ प्रशस्ति।
तीसरे और चौथे श्लोक में नागदा नगर का वर्णन है। पाशुपत योग साधना करने वाले कुशिक योगियों तथा उस संप्रदाय के अन्य साधुओं का भी हमें परिचय मिलता है जो एकलिंग जी की पूजा करने वाले तथा उक्त मंदिर के निर्माता कहे गए हैं। इस प्रशस्ति के रचयिता वेदाक मुनि के शिष्य आम्र कवि थे। ये जरूर ध्यान रखना कि जो नाथ प्रशस्ति एकलिंग जी है, मतलब नाथ प्रशस्ति एकलिंग है, उसके रचयिता कौन है? तो रचयिता कौन थे? वेदाक मुनि के शिष्य आम्र कवि। अब गर्मियों में आम बहुत पसंद आने वाले हैं ना आपको, है ना? गर्मियों में आम आते हैं और आम में मैंगो जूस पियोगे, मैंगो खाओगे और फिर क्या होगा? फेस पे बहुत सारी फुंसियाँ भी आ जाएगी। कहने का मतलब ये सब आपको आम याद दिलाने थे। मुंह में पानी मत लाना अगर किसी का आम फेवरेट हो तो, ठीक है? तो आम इसलिए याद दिलाया ताकि आम से आपको आम्र याद रह जाए, है ना? कि जो एकलिंग जी हैं, एकलिंग जी जो लेख है उसके रचयिता आम्र थे। अब आपको याद रह जाएगा, वो मैम ने पढ़ाया था एकलिंग जी के टाइम पे आम कर रहे थे वो, है ना? तो ये खाने वाला आम्र नहीं है, आम से आम्र याद रखना है। पता चलेगा। अब तो आम का मैंगो शेक बनाकर ही पढ़ाई करेंगे अब तो हम। हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट के अंदर एक घटियाला का ध्यान रखना, घटियाला के बाद में मानमोरी बताया था उसका भी ध्यान रखना, मंडोर का भी ध्यान रखना और एकलिंग जी की प्रशस्ति भी ध्यान रखना और एक ये हर्षनाथ का मंदिर। ये चार पांच जो मैंने आज बताया ना, ये तो आपको ऑन टिप्स होने ही चाहिए। यहाँ से सवाल भर भर के पूछे गए हैं। तो हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति 973 ईस्वी में ये प्रशस्ति के प्रसिद्ध हर्षनाथ के मंदिर की यह प्रशस्ति सांबर के चौहान राजा विग्रहराज के समय की। इससे चौहानों के वंशक्रम तथा उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। अभी जैसे एकलिंग जी की प्रशस्ति से मेवाड़ के बारे में पता चल रहा था, वैसे ही इससे चौहान वंशों के बारे में पता चलता है हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति से। इसमें वागड़ के लिए वारगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें विग्रहराज के पिता सिंहराज के संबंध में लिखा गया है कि उसने सेनापति की हैसियत से उद्धत तोमर ये तंवर एक जाति होती थी, नायक सलवण को परास्त किया। आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि इसके अंदर आपको चौहान वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अपनी ये क्लास ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है हर हाल में, और नहीं करके गए ना तो मैं आपकी क्लासेस बंद कर दूँगी। खैर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बट हाँ आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। आप अपने मैम को सपोर्ट नहीं करोगे, मैम के एफर्ट्स को अगर अप्रिशिएट नहीं करोगे तो कौन करेगा फिर, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप बताना मुझे आपको राजस्थान जीके अगर इसमें से अगर 10% भी पल्ले पड़ रही है ना तो कमेंट कर देना। दूसरी बार देखोगे तो आपको 50% पक्का। और देख लो 21 मिनट की वीडियो बनी है। ऐसे ही करके 2 वीडियो और आएगी 20-20 मिनट की, आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के